दीपांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी दीपांशु जी कहें। नहीं, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि देखिए हमें थोड़ा सा पॉलिटिकल सिग्नलिंग से आगे बढ़ते हुए कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के कैवलकेज में रिडक्शन में क्या उसका इफेक्ट है उसको छोड़ के आम आदमी पे और लो इनकम ग्रुप्स पे इसका असर क्या पड़ रहा है वो देखना ज्यादा जरूरी है। जैसा आपने मेंशन किया, और देशों में ये जो कटौती है या रिस्ट्रिक्शंस हैं ये बहुत पहले से इम्पोज होना शुरू हो गए थे, बिकॉज जब एलपीजी की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हुई, मैं आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हटा भी दें, तो फर्टिलाइजर, एलपीजी और सप्लाई चेन के रिस्ट्रिक्शन से जो प्राइसेस पे इम्पैक्ट है, ऑलरेडी उस एंटिसिपेशन में काफी मेजर्स लिए गए थे। हमारे यहाँ मेजर्स वो नहीं लिए गए क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शंस थे। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलस है, उस पर ज्यादा हमें सोच विचार करने की शायद जरूरत नहीं है। मगर मैं एक चीज ये आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ग्रोथ सिस्टम सिटीज के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रेजिलियंस पे नहीं डेवलप्ड है। रोज रोज जो लो इनकम ग्रुप्स में माइग्रेशन वर्कर आता है, ट्रैवल करता है, उस पे इस चीज का इम्पैक्ट कैसे होगा वो हमें समझने की जरूरत है। विच इज कि जनरली जो लो इनकम कम्युनिटीज हैं वो मैं कोई भी सर शॉक आपसे बहुत सीधे इम्पैक्ट शब्दों को। में ये पूछ रही हूँ कि क्या इससे फायदा होगा? आप पेट्रोल की खपत कम करते हैं, आप डीजल की खपत कम करते हैं, तो क्या इससे फायदा होने जा रहा है? आई नीड आंसर, यस और नो। नो नो, आंसर इज नो। ऑफ कोर्स दिस इज अ ड्रॉप इन द बकेट। ड्रॉप इन यू द बकेट, कैनॉट, आप ठीक है। ये प्रोफेसर अंशु जोशी अब इस पर बात करना चाह रही हैं। अ ड्रॉप इन द बकेट केवल सिग्नलिंग है, केवल मैसेजिंग है, उसका असर कोई बड़ा नहीं है। मीनाक्षी, 140 करोड़ की आबादी वाले इतने बड़े देश में अभी तक अपनी डायनामिक पॉलिसीज के साथ हमने प्रयास ये किया कि जो ये प्राइमरी शॉक्स थे वेस्ट एशिया में, जो कुछ भी संकट चल रहा है, हमने इस पर लगातार चर्चा की है। इससे जिस तरह से सप्लाई चेन बाधित हुई, ना सिर्फ ऑयल गैस और एलपीजी की, फर्टिलाइजर्स की, केमिकल्स की, क्रिटिकल मिनरल्स की, दवाइयों की, खाद्य उत्पादों की, इसमें भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने इस एक क्षेत्र से तेल गैस और एलपीजी की आमद को बहुत कम कर लिया था। हम 80% से 46% लेने पर हमारा ये आंकड़ा पहुंच गया था। यही कारण है कि जो ये वेव्स हैं ये हम तक बहुत कम पहुंची, और अब जाकर के हमारे प्रधानमंत्री ने ये अपील की, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और मैं अपने को पैनलिस्ट की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इलेक्शंस की वजह से सरकार ने ये अपील अब की या कीमतें नहीं बढ़ाई। आप अभी का पिछले 10 दिन का डेवलपमेंट देखिए मीनाक्षी, न सिर्फ अमेरिका ईरान के बीच का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी चोक्ड है। दूसरी तरफ सऊदी और यूएई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का एक नया थिएटर खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जब ये डेवलपमेंट्स होते हुए दिखाई पड़े, तब जाकर के ये टाइमिंग आप देखिए, तब जाकर के ये एक अपील हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी के साथ में की, और सबसे पहले उसका अनुसरण उन्होंने किया। अब यहां मैं आपको बताऊं कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो हम बहुत अच्छे, हम किसी संकट में नहीं है। 700 बिलियन यूएसडी के अपने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। लेकिन मीनाक्षी, जब हम फॉरेन ट्रेवल करते हैं, जब हम सोना खरीदते हैं, तो 721 टन सोना हम हर साल इंपोर्ट करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, लगभग 7.5 लाख करोड़ का अपना ये जो पैसा है ये बाहर जाता है। और दूसरी तरफ ऐसे ही हम जो ऑयल एंड गैस मंगाते हैं, तो 13 लाख करोड़ का हम ऑयल एंड गैस हर साल मंगा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ का हमारे फॉरेक्स रिजर्व को सीधे सीधे अलाइंड ये जो है पैसा है, जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होता है। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने ये अपील की कि अपने ईंधन की हम बचत कर सके, जितनी कर सकते हैं। सोना कम से कम एक साल ना खरीदें। अंशु जी, मैं प्रधानमंत्री की अपील के साथ समर्थन देती हूं। मैं आपकी इस बात का भी समर्थन करती हूं कि अगर हम सोना कम खरीदेंगे या अगर जरूरी नहीं है तो ना खरीदें, इससे हमारा फॉरेन रिजर्व जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसकी आप बात करें, कि वो हमारा, उस पर हम एक बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन जब आप ये कहती हैं कि संकट नहीं है, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूं। संकट तो है। संकट नहीं होने की स्थिति तब होती जब दूध का दाम नहीं बढ़ता। संकट की स्थिति तब नहीं होती जब सीएनजी का दाम नहीं बढ़ता। जब मेरा मन करता तब मैं सोने पर इन्वेस्ट कर देती, ना कि मैं ये इंतजार करती कि सरकार की मेरे से अपील क्या है। तो संकट है, मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं खड़ी हो सकती। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। मैं इसीलिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए, मैं यही कह रही थी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर संकट नहीं है, लेकिन हमारे आसपास संकट बना हुआ है।
और हम अनदेखा करके इस संकट को नहीं चल सकते। और इसीलिए जब संकट का समय आता है तो हम यदि अपने भारतीय वैल्यू सिस्टम को देखें, डिप्लोमेसी को देखें, तो हम बचत करके चलते हैं, हम मितव्ययिता के साथ अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं। ये आपके हमारी कंडीशनिंग में है, ये हमारे हर एक के, यदि आप भारतीय परिवारों को देखें तो ये अपने स्वभाव में है। तो वही अपील जो 7 पॉइंट्स कहे गए हैं कि हम कैसे तेल की, ईंधन की और अपने दूसरे संसाधनों की बचत कर सकें, ये इस वक्त महत्वपूर्ण है ताकि हम किसी संकट की स्थिति में ना पड़े। हमारे आसपास तो एक बड़ा संकट है, वो हमें दिखाई पड़ रहा है कि जिस प्रकार की कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन है, बढ़ती जा रही है। आज और कल ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट नई दिल्ली में चल रही है, उसका प्रमुख विषय ही चर्चा का ये बना हुआ है कि किस तरह से हम इस एक पूरे संकट का, जो कि सिर्फ आर्थिक संकट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा हमारे आगे चल के आप राजनीतिक या सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखें।